नाज़रीन, मुख्तलिफ अमरीकी रियासतों और शहरों के अंदर इसराइल के खिलाफ, इसराइली कंपनीज के खिलाफ ऐसे एक्शन लिए जा रहे हैं जो बहुत गैर मुतवक्का है और इसराइल को इससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है और उसकी सारी जो मोरालिटी है वो भी वहाँ पर एक्सपोज हो रही है। अमरीकी खातून का जो मारा जाना है उसने एक अहम किरदार अदा किया है। ऑलरेडी जो मूवमेंट जारी थी, इस हवाले से हम ताज़ा तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, तुर्की में बहुत बड़े लेवल के ऊपर इस वक्त मुजाहरे शुरू हो गए हैं। यमन के हवाले से एक खास रिपोर्ट आज शाया हुई है जिसमें बताया गया कि यमन ने कितनी बड़ी डिफीट अमेरिका को दी है, उसका असर क्या पड़ रहा है और आगे आने वाले दिनों में उसका क्या असर होने जा रहा है और जो इजराइल की बंदरगाहें हैं वो किस तरह से बैंकरप्ट होती चली जा रही हैं, किस तरह से जो ग्लोबल बिजनेस एक्टिविटी है वेस्ट की वो मुतासर होकर रह गई है। इस बारे में बात करेंगे। शिन बेथ, जो कि मोसाद के बाद दूसरी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके चीफ का एक अहम तरीन रिपोर्ट उसकी जानिब से जारी हुई है जिसमें इतराफ शिकस्त किया गया है। इससे पहले इसराइल के जो ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर रह चुका है 1982 की जंग और 2006 की जंग में, उसने एक अहम तरीन रिपोर्ट जारी की और अब जो शिन बेथ का कमांडर है, शिन बेथ का चीफ है, उसकी जानिब से ये रिपोर्ट सामने आई है। इसके बारे में भी बात करेंगे। ये ताज़ा तरीन जो इस वक्त तफसीलात आ रही हैं हिजबुल्लाह के जो बड़े हमले हुए हैं वो भी आपसे शेयर करने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आगाज करते हैं अमेरिका में जो गैर मामूली वाकयात इस वक्त जन्म ले रहे हैं। नाज़रीन, बाइडन तो एक लेम डक प्रेसिडेंट बन चुका है, उसकी फैसला साजी की कोई हैसियत नहीं रही है। जिस तरह डिसग्रेसफुली वो इलेक्शन कैंपेन से बाहर हुआ है, इसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। हालांकि बाइडन बहुत एक सियासी तौर पर बड़ा कदकाठ वाली शख्सियत है, ये 70s से सियासत के अंदर है, लेकिन जिस तरह डिसग्रेसफुली उसको निकाला गया, ये भी उसका जो इसने इजराइल की सपोर्ट की है, आप देख लें हर एक लीडर के साथ यही हुआ है। लेकिन नाज़रीन, अब बात यह है कि जब अमेरिकी इंतजामिया एक सरकारी सतह पर बड़े लेवल के ऊपर बतौर कंट्रीज पॉलिसी कोई बड़ा इकदाम नहीं उठा रही और इसराइल की इस जाहिरियत और जेनोसाइड को रोकने में नाकाम है, तो उसका असर उल्टा पड़ रहा है। वो तो इसराइल की जंग को पूरी तरह से फंड कर ही रहे हैं, लेकिन उससे उनको फायदा नहीं, बल्कि वो सारा काम उल्टा पड़ रहा है क्योंकि उसका जो सारा रिएक्शन है और जो सारा गुस्सा है वो ट्रिगर हो रहा है जो अमेरिकी सोसाइटी है और अमेरिकी रियासतें हैं और अमेरिकी शहर हैं। मिसाल के तौर पे वहां पर अब ऐसे इकदामात उठाए जाना शुरू हो गए हैं जो कि गैर मुतवक्का हैं और इसको कैटलिस्ट का जो काम किया जिस वाक़ये ने, वो वेस्ट बैंक के अंदर अमेरिकी खातून का मारा जाना। यानी पहले जो गजा से विजुअल्स आ रहे थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा वहाँ पर पाया जा रहा था कि हमारी हुकूमत कुछ कर क्यों नहीं रही, बल्कि सबसे ज़्यादा असलहा और सबसे ज़्यादा सपोर्ट दे रही है। उस पर जब एक अमेरिकी खातून मारी गई तो वहां अमेरिकन ने कहा कि अब बस हो गई है। तो नाज़रीन, अमेरिकी शहरों से मुख्तलिफ इकदामात आना शुरू हो गए हैं। एक एक शहर आप समझते हैं कि उसकी कितनी अहमियत है। अब अमेरिका का एक फेमस सिटी है मेन्स पोर्टलैंड, यहां पर नाज़रीन एक रेजोल्यूशन लाई गई है और इसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिकी कंपनीज जो इस शहर के अंदर रजिस्टर हैं वो इसराइल के साथ काम बंद कर देंगी और वो बाकी कंपनीज के ऊपर भी उनको एक इखलाकी दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि ओवरऑल जो अमेरिकी कंपनीज हैं वो इसराइल के साथ काम बंद करें और जो इजरायली कंपनीज हैं इस शहर से रिलेटेड उनकी जो भी बिजनेस एक्टिविटी है वो किसी तौर पर करने नहीं दी जाएगी। यानी इस शहर की अमेरिकी कंपनीज, इस शहर की इजरायली कंपनीज वो कोलैबोरेशन नहीं कर सकेंगी। इजरायली कंपनीज की जो बिजनेस एक्टिविटी है वो इस शहर के रेफरेंस से इसकी हुदूद तक बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और ये शहर ओवरऑल भी बाकी अमेरिकी कंपनीज को भी इखलाकी एक दबाव डालेगा कि वो काम जो है वो बंद करें इसराइल के साथ। ये आप देखिए, मेन्स पोर्टलैंड यूनानिमसली पासेस इजराइल्स डाइवेस्टमेंट रेजोल्यूशन कि इसराइल से डाइवेस्ट किया जाए, उसके साथ कोई तावन और उसके साथ कोई बिजनेस जो है वो ना किया जाए। द सिटी काउंसिल ऑफ पोर्टलैंड unanimously voted to divest from companies doing business with Israel। तमाम जो कंपनीज अमेरिकन काम कर रही हैं इसराइल के साथ वो उनके साथ अब काम नहीं करेंगी। The resolution which followed a lively public comment session with more supporters and opponents calls for divesting the cities of Portland from all entities complicit in the current and ongoing humanitarian crisis in Gaza and the occupation of Palestine। एक इस रेजोल्यूशन के साथ एक पब्लिक सेशन भी हुआ है जिसमें वहां के अवाम की राय ली गई है, जिसमें अमेरिकी अवाम ने यानी वहां के क्रिश्चियंस ने
भरपूर इस बात की सपोर्ट का ऐलान किया कि जो जो हिस्सेदार है इजराइल की इस जारियत में और जो जो हिस्सेदार है पैलेस्टाइन की ऑक्यूपेशन के अंदर, इस कब्जे को जारी रखने के अंदर जो जो जिम्मेदार है उसको मतलब डाइवेस्ट करना होगा, हर सूरत में ये सिलसिला बंद करना होगा। द लेजिस्लेशन इंक्लूड्स अ लिस्ट ऑफ न्यूमेरियस कंपनीज फ्रॉम विच द सिटी विल डाइवर्स्ट वंस द लॉ इज इफेक्टिव। बहुत सारी कंपनीज की लिस्ट बनी है और मतलब वो सारी कंपनीज जो इजराइल की सपोर्ट कर रही हैं और उनका ताल्लुक इस शहर के साथ भी है। कोई कंस्ट्रक्शन के अंदर है, कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, कोई और एक्टिविटी कर रहा है, कुछ भी, लेकिन ताल्लुक इस शहर के साथ है और इस शहर में भी वो बिजनेस कर रहा है और ताल्लुक इजराइल के साथ भी है, तो उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखा जाएगा। और उसको अगर इस शहर में काम करना है तो फिर इजराइल से ताल्लुक जो है वो खत्म करना। ये आप इसको ऐसे ही समझें जैसे यमन कहता है ना कि अगर इजराइल की तरफ तुम्हारा जहाज जाएगा तो फिर नहीं गुजर सकता, वैसे दुनिया में जहां मर्जी जाए लेकिन इजराइल से तुम्हारा ताल्लुक नहीं होना चाहिए। तो यही काम अमेरिका के एक मेन सिटी के अंदर हो रहा है। इट इज वर्थ नोटिंग दैट मेयर मार्क डेवन हैज स्टार्टेड द प्लान्स टू साइन द रेजोल्यूशन। उसने क्या कहा, ये अमेरिकी शहर का मेयर, उसका एक जुमला देखिए, आई ट्राई टू अलाइन व्हाट आई बिलीव एंड ट्राई टू फिगर आउट व्हाट इज राइट एंड जस्ट एंड आई एम गोइंग टू वोट टू सपोर्ट दिस। मैं उसके साथ खड़ा हूंगा जो सच है, जो राइट है। तो मजहबी फरीजे वाली और दुनिया की सबसे मॉरल रियासत और आर्मी उसके खिलाफ इकदाम हो रहा है, तो मेयर ये कह रहा है कि मैं उसके साथ खड़ा हूंगा जो राइट है। तो इजराइल तो कहता है कि वो राइट है, इसका मतलब ये तो इजराइल के साथ खड़े नहीं हो रहे और वो कह रहे हैं कि हम राइट के साथ खड़े हो, तो राइट इसके मतलब पैलेस्टाइन है। तो ऊपर वाली सतह के ऊपर जब अमेरिकी इंतजामिया को बड़ा एक्शन इजराइल के खिलाफ नहीं ले रही तो उसका सारा गुस्सा नीचे निकल रहा है और सोसाइटी के अंदर और रियासतों की सतह के ऊपर, शहरों की सतह के ऊपर इतने हिस्टोरिक और गैर मामूली इकदाम उठाए जा रहे हैं। आप देखिए कि ये सिलसिला आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है और गैर मामूली नौयत का हामिल है। अच्छा, इसके अलावा आप मजीद देखिए यूएस लॉ मेकर्स क्या बयान जारी कर रहे हैं। इजरायली किलिंग ऑफ यूएस वुमेन स्पर्स अकाउंटेबिलिटी कॉल्स बाय यूएस लॉ मेकर्स। इस मामले को हम ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, इजराइल का एहतसाब करना होगा। ये कांग्रेस के ऊपर प्रेशर आ रहा है, इलेक्शन चल रहे हैं ना, अवाम के सामने जाना है। और देखें बहुत सारे अमेरिकी जो कि डुअल सिटीजन भी थे वो इजराइल ने मारे हैं। गजा में 2004 में एक फेमस केस हुआ था, एक अमेरिकी खातून बुलडोजर के नीचे मार दी गई थी, आज तक उसको इंसाफ नहीं मिला। एक पीछे पूरी सीरीज है, ये कोई पहला वाकया नहीं है। लेकिन फर्क क्या है? फर्क यह है कि आज की दुनिया मुख्तलिफ है, 2004 की मुख्तलिफ थी, फिर पीछे ये सारे 11 महीनों का गुस्सा है, उसमें फिर ये वाकया हुआ है। तो इसलिए इसके वो इंपैक्ट हैं जो नॉर्मल रूटीन में अगर एक आध वाकया हो जाता है, यानी इस तरह के जब जंग नहीं चल रही होती थी और एक आध वाकया हो जाता था तो कोई इसराइल को फर्क भी नहीं पड़ता था। आज भी उसको यही लगा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आज फर्क पड़ रहा है। और सबसे बड़ा फर्क वो है जो अमेरिकी इंतजामिया की सतह पर नहीं बल्कि उससे नीचे पड़ रहा है। ये जब बाइडन हटेगा तो फिर आप देखेंगे मजीद कितनी बड़ी तब्दीलियां अमेरिकी इंतजामिया की सतह पर भी आएंगी, क्योंकि पूरी सोसाइटी शिफ्ट हो रही है। अच्छा, अब आगे देखिए, वाशिंगटन कैन नॉट इग्नोर नेतन्याहू गवर्नमेंट्स एक्शंस इंक्लूडिंग किलिंग अमेरिकन सिटीजन। अब हम इस मामले को किसी तौर पर इग्नोर नहीं कर सकते। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन हैज नॉट डन इनफ टू अचीव जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर डेड अमेरिकन। डेड अमेरिकन के जितने भी अमेरिकी मारे गए इसराइल की जानिब से, ये कितनी अजीब सी बात है कि सबसे ज्यादा मुझे तो लगता है कि जो अमेरिकन मारे हैं वो खुद इजराइल ने मारे हैं। मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी मुल्क ने, मतलब हालिया तारीख वर्ल्ड वॉर के बाद की हम बात कर लेते हैं और उन मुल्कों की बात कर लेते हैं जिनके साथ अमेरिका की जंग ना हुई हो। यानी अफगानिस्तान में क्या हुआ, इराक में क्या हुआ, वहां पर तो एक जंग चल रही थी ना। उसके अलावा अगर हम दुनिया में देखें तो सबसे ज्यादा अगर किसी ने अमेरिकी मारे तो खुद इजराइल है, जो अपने आप को सबसे बड़ा इत्तेहादी कहता है। तो आज उनके सेनेटर्स कह रहे हैं, उनके लॉ मेकर्स कह रहे हैं कि हमारे अमेरिकियों का जो है ना, उनको इंसाफ नहीं मिला, तो अब इंसाफ मिलने का टाइम है। अब मजीद हम इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज होगी। अब मैं आपके सामने सबसे बड़ी स्टेटमेंट रखने जा रहा हूं। पीछे ये सारा बैकग्राउंड मैंने आपको बताया। रशिया से एक स्टेटमेंट जारी हुई है। मेडिडेव जो कि प्यूटन के बाद सबसे एक बड़ी शख्सियत वहां पर माने जाते हैं, यूं समझ लीजिए कि प्यूटन के दस्ते रास्त मेडिडेव, उनका जरा बयान देखिए। सैंक्शंस ऑन रशिया विल कंटिन्यू
until the collapse of the United States through the new civil war that is inevitable. Medvedev ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द एक सिविल वॉर अमेरिका के अंदर छिड़ने जा रही है, और ये एक ऐसी सिविल वॉर है जो कि इनइवाइटेबल है, जो कि नागुज़ीर है। ये हर सूरत छिड़नी है, अमेरिकी सोसाइटी उस तरफ जा रही है। ये रशिया से आज बयान आया है, यानी पीछे ये वाला सारा बैकग्राउंड वहां पर चल रहा है, और ऊपर से ये वाला जो है वो रशिया कह रहा है कि एक इनइवाइटेबल सिविल वॉर होने जा रही है। अब देखें, जब नाज़रीन ट्रंप के हामियों ने कांग्रेस के ऊपर धावा बोला था, और आपको याद होगा कि जब ट्रंप के हामी कांग्रेस के अंदर दाखिल हुए थे और जब भी उन्होंने अटैक किया था, आपको वो सारी कहानी याद है कि वो सारे मुजाहिरीन अंदर दाखिल हो गए थे। उसके बाद से अमेरिका में बहुत खुलकर ये डिस्कस होना शुरू हुआ कि क्या अमेरिका एक सिविल वॉर की तरफ जा सकता है। अमेरिका में इससे पहले एक सिविल वॉर बहुत पुरानी हो चुकी है और बड़ी ब्रूटल, जैसे हर एक सिविल वॉर होती है। तो ट्रंप के हामियों के इस इकदाम के बाद पिछले 3-4 सालों में ये बहुत ज्यादा डिस्कस हुआ है, और अभी भी अगर आप लिखेंगे ये गूगल के ऊपर, आपको इतने आर्टिकल्स, इतने डिबेट्स और इतने टॉक शोज और इतनी रिसर्च, बहुत कुछ उसके ऊपर मिलेगा। ये बड़ी डिबेट वहां पर चलती रही है। अच्छा, अब जरा हालिया बयान देखिए। बाइडन ने ये 10-12 दिन पहले, 15 दिन पहले एक बयान जारी किया है, जिसमें बाइडन ने यह कहा कि अगर ट्रंप ना जीता तो देयर वुड बी अ ब्लड बाथ, यहां पर खून की नदियां बह जाएंगी अगर ट्रंप ना जीता। ये अभी बाइडन जो है वो बयान दे रहा है। तो ट्रंप तो एक तरह से मतलब हारता हुआ भी नजर आ रहा है, और हारने के चांसेस तो है ना, मतलब जरूरी तो नहीं है कि ट्रंप जीतेगा। तो अमेरिकी मौजूदा सदर कह रहा है कि अगर ट्रंप ना जीता तो फिर ये होगा, और उसके ऊपर फिर ये सारा बैकग्राउंड है, और रशिया कह रहा है कि एक इनइवाइटेबल सिविल वॉर होने जा रही है। तो मुझे सिर्फ ये बताइए कि जब ये वाली अमेरिका में सूरत हाल पैदा हो चुकी है और अमेरिकी सदर उसको रिकग्नाइज कर रहा है कि हाँ ये सूरत हाल है, तो उस पर अमेरिका को क्या इकदाम उठाने चाहिए? क्या अमेरिका का ये पॉलिसी होनी चाहिए कि वो पहले से जो डिवाइडेड सोसाइटी है, इजराइल की इस मीनिंगलेस जेनोसाइड के लिए वो अपनी सोसाइटी को मजीद डिवाइड करता चला जाए, वहां पर एक्सट्रीमिज्म मजीद फैलाता चला जाए? तो क्या ये राइट पॉलिसी आप समझते हैं, या फिर ये सिर्फ इजरायली लॉबी ने अमेरिकी इंतजामिया के आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी है और वो आगे देखने के लिए इस वक्त इस काबिल ही नहीं रहे कि वो हकीकत को देख सके? यानी सूरत हाल सिविल वॉर के लेवल पर पहुंची हुई है, और अमेरिकी इंतजामिया, अमेरिकी गवर्नमेंट और उसके पॉलिसी मेकर्स अपनी सोसाइटी को मजीद डिवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये तबाही नहीं तो और क्या है? ये इल्यूजन नहीं तो और क्या है कि वो एक ऐसे सेल्फ इल्यूजन का शिकार हो गए हैं कि उनको हकीकत नजर ही नहीं आ रही कि वो जा किस तरफ रहे हैं। वो एक दीवार से टकराने जा रहे हैं, जिस तरह वो लेकर जा रहे हैं मामलात को, दुनिया सारी दूसरी तरफ खड़ी है और अमेरिका और इजराइल एक तरफ खड़े हैं। और अमेरिका क्या है? अमेरिका इस वक्त बाइडन खड़ा है ना, बाइडन और ब्लिंकन खड़े हैं इजराइल के साथ। अमेरिका तो अमेरिकी अवाम है, तो ये बाइडन तो 2 महीनों में हट जाएगा, तो अमेरिकी अवाम तो नहीं खड़ी इजराइल के साथ। तो ये गैर मामूली चीजें हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका ने एक जंग भी नहीं जीती। अमेरिका ने जो लास्ट वॉर जीती है वो वर्ल्ड वॉर 2 है, उसके बाद अमेरिका ने कोई जंग नहीं जीती। ये बात भी ज़हन में रखें। तो वो जो कहते हैं अमेरिका सुपर पावर, अमेरिका ये, अमेरिका वो, तो ठीक है वो सुपर पावर है, उसको कोई हरा नहीं सकता उसके मुल्क में जाकर, उसके ऊपर कोई कब्जा नहीं कर सकता। वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने का सबसे बड़ा एक पावर है दुनिया में। लेकिन अगर वो ये सोचता है कि वो ये भी कर देगा, वो भी कर देगा, और जो जैसे इसराइल जारी रखे हुए, अभी यूक्रेन में नेटो को तारीख की सबसे बड़ी शिकस्त होने जा रही है, उसके ऊपर भी कोई तफसीली वीडियो बनाते हैं। तो सुपर पावर का मतलब ये नहीं है कि आप बाकी दुनिया में सबकी जिंदगी अजीरन करके रख दें, ये नहीं होता। और मैं आपको कई अमेरिकी थिंक टैंक्स के बयानात और उनके आर्टिकल्स और उनके तजिया आपके सामने रख सकता हूं, जिसमें माजी में भी वो उन्होंने लिखा है, मतलब आज से 7 माह पहले, 8 माह पहले, 9 माह पहले के आर्टिकल्स में दिखा सकता हूं, जिसमें अमेरिकी थिंक टैंक्स ने लिखा कि अगर इजराइल ये समझता है कि वो अमेरिकी सुपर पावर का कवर लेकर जो चाहेगा वो करेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसको इसके नताज भुगतना पड़ेंगे। अच्छा, आगे ना से चलते हैं। तो अगली खबर यह है कि तुर्की से ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि बहुत मैसिव लेवल के ऊपर प्रोटेस्ट वहां पर शुरू हो गए, और अब उर्दुगान के ऊपर मजीद दबाव होगा। ये प्रोटेस्ट जो ताज़ा तरीन शुरू हुए हैं, ये जो अमेरिकी खातून मारी गई हैं वो टर्किश ओरिजिन से थी, तो इसलिए वहाँ पर भी प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हो गए। अब हिजबुल्लाह के जो ताज़ा तरीन हमले हुए हैं उनकी तफसीलात मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। सिर्फ 3 से 4 हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। हिजबुल्लाह ये बता रहे हैं मिसाइल बैराज फ्रॉम लेबनान वाज लॉन्च्ड टुवर्ड्स द अपर गलीली, एक बैराज है वो फायर किया गया है। बिल्डिंग्स इन द सेटलमेंट ऑफ शलोमी
were hit and a fire broke out in the Liman area in western Galilee after rockets were fired from southern Lebanon. Buildings को टकराए rockets और वहां पर आग लग गई है. Islamic resistance. We targeted the deployment of enemy soldiers around the settlement of Manoth with rocket weapons. इसके अलावा सायरन साउंड इन सफेद एंड बिरिया, ये दो बड़े सिटीज हैं, यहां पर जो है वो अटैक्स किए गए. ये हिजबुल्लाह के होने वाले नाज़रीन ताज़ा तरीन हमले हैं. अब मैं आपके सामने यमन की एक बड़ी स्पेशल रिपोर्ट रखने जा रहा हूं और यमन क्या कह रहा है और यमन ने क्या अचीवमेंट हासिल की है. जरा ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट देखिए. यमन कॉज द बैंकरप्टेंसी ऑफ इजरायली पोर्ट ऑफ इलात इन द गल्फ ऑफ अकबा. जो रिचेस्ट पोर्ट थी इजराइल की, उसको बैंकरप्ट करके रख दिया है, ब्लूमबर्ग रिपोर्ट कर रहा है. यमन पोजेस द मोस्ट सीरियस चैलेंज to the freedom of the seas in decades and it has defeated an exhausted superpower along the way. इसने दहाइयों की सबसे बड़ी शिकस्त दी है और इसने समुद्री रास्तों को अपने कंट्रोल में कर लिया है और इसने सुपर पावर को शिकस्त देकर साथ एग्जॉस्ट करके रख दिया है. मैंने आपको बताया ना कि अमेरिका ठीक है सुपर पावर है, लेकिन सुपर पावर का मतलब यह नहीं है कि आप जो करेंगे करते फिरेंगे. यमन ने सुपर पावर को शिकस्त दे दी है और साथ उसको एग्जॉस्ट करके रख दिया है. यह ब्लूमबर्ग रिपोर्ट कर रहा है. तो अब नाज़रीन एक बात यह समझिए कि जो कुछ यमन ने कर दिया है ना, जो यमन ने अमेरिका को शिकस्त दे दी है, इसका भी अहाता करना कोई आसान नहीं है कि ये हम 2-4 दिनों में 10 दिनों में आपको बता दें कि यमन क्या कर चुका है. ये आपको आने वाले महीनों में और आगे सालों तक इसके इंपैक्ट्स हैं जो यमन कर चुका है, जो शिकस्त दे दी है. ये वो चीज नहीं है कि आपको फौरी इसका पता चल जाए कि अच्छा ये इतना बड़ा काम हो चुका है. दुनिया भी अभी तक इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि ये इतना बड़ा काम हो चुका है. अब मुझे बताइए एक बात, मुझे बताइए कि रशियन कमांडर्स वो यूक्रेन का महाज छोड़कर यमन में आकर बैठ गए. रूस इस वक्त सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, नेटो इस वक्त रशिया को डिवाइड करने के ऊपर तुला हुआ है और रशियन कमांडर वो यमन में आकर बैठे हुए हैं. एक एक इकदाम, एक एक जो स्टेटमेंट होती है रशिया और चाइना की, उसके पीछे मतलब बहुत गहरे मकासद होते हैं. तो रशियन कमांडर्स का अपना इतना इंपॉर्टेंट जंग छोड़कर, इतना इंपॉर्टेंट महाज छोड़कर यमन में एम ही आकर बैठ गए, बिला वजह आकर बैठ गए, इसका कोई मकसद नहीं है. तो यमन ने कुछ ऐसा कर दिया है कि रशिया मजबूर हुआ है बराह रास्त वहां पर आकर बैठने के लिए. यमन ने कुछ ऐसा कर दिखाया. आप देखिए वेस्ट जो है वो इस बात को अब बहुत लो प्रोफाइल रखने की कोशिश कर रहा है, इसको ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा, इसको ज्यादा कवरेज नहीं दे रहा, क्योंकि दुनिया का सारा मीडिया तो उनके कंट्रोल में है ना. तो वो इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करना, ना कोई आर्टिकल लिख रहा है, ना कोई टॉक शोज हो रहे हैं, ना यमन को धमकियां लगाई जा रही हैं. वो बस इसको इग्नोर करना चाहते हैं, इसको डिस्कस ही नहीं करना चाहते. उसकी वजह यह है कि डिस्कस करने के लिए कुछ बचा नहीं है. वहां पर डिस्कस करके क्या बताएंगे कि यमन को शिकस्त हो चुकी है, इजरायली जहाज वहां से गुजर रहे हैं. उनको तो यह बताना पड़ेगा कि इजरायली जहाज क्या, अमेरिकी जहाज भी वहां से नहीं गुजर सकता. तो अमेरिकी जहाजों को रोकने की क्या पावर चाइना रूस में है कि वो रोक सके अमेरिकी जहाजों को? क्या उनमें ये पावर है? तो ये यमन ने कर दिखाया, ईरान भी ये नहीं कर सकता. तो ये वो उतना बड़ा काम है जो आने वाले दिनों में आपको मजीद पता चलेगा कि ये हुआ क्या है और इसके इंपैक्ट्स अभी आने वाले दिनों में आएंगे. अब नाज़रीन जरा आप देखिए, यूक्रेन के हवाले से एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि यूक्रेन जो है वहां पर पायलट्स अमेरिका भेजने जा रहा है. नेटो किसी तौर पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है. एक बहुत बड़ी शिकस्त वहां पर हो चुकी है. इस पॉलिसी से पहले कि यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाना और हर सूरत में वहां पर जंग छेड़ना, अमेरिका में इससे पहले भी मुखालफत थी और बहुत कुछ लिखा जा रहा था. इवन जो 90s में बड़ी किताबें लिखी गई उसमें भी अमेरिकी थिंक टैंक्स ने यह लिखा कि रशिया के साथ जंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है और यूक्रेन को नेटो मेंबर बनाने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन जंग हुई और जंग अब नेटो हार चुका है. यूक्रेन जो है वो पूरी तरह से शिकस्त खा चुका है. रशिया का पूरी तरह से कंट्रोल उन्होंने अपना हासिल कर लिया है, लेकिन नेटो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है. उनका मकसद तो रशिया को डिवाइड करना है, तो वो असलिया देते चले जा रहे हैं. और अब क्या खबर आ रही है कि पायलट्स दिए जा रहे हैं, लेकिन पायलट्स जिस तरीके से दिए जा रहे हैं ये बड़े इंटरेस्टिंग है. वहां पर जनाब अब प्राइवेट पायलट्स जो हैं वो उनके लिए इश्तिहारात दिए जा रहे हैं. यूएस कॉन्ट्रैक्टर लिस्ट जॉब्स फॉर F-16 ट्रेनर्स फॉर यूक्रेनियन इन रोमानिया. जनाब उन्होंने पूरी दुनिया में ये जॉब वैकेंसी दी है कि दुनिया भर में जो भी ट्रेनर हैं, F-16 के जो ट्रेनर हैं वो आए, दुनिया में से कोई भी, मतलब वो जैसे एक जॉब नहीं होती, जॉब के लिए आप अप्लाई करेंगे, फिर आपको रोमानिया जाना है, रोमानिया में जो नेटो बेस है वहां पर यूक्रेनियन पायलट्स को ये ट्रेनिंग दी जाएगी. अच्छा मुझे बताइए, क्या अमेरिका के पास ट्रेनर्स नहीं है? जो अमेरिकन हैं
یعنی ان کے آفیشل جو پائلٹس ہیں کیا وہ ٹریننگ نہیں دے سکتے؟ تو یہ کیا مطلب پرائیویٹلی ٹریننگ دینا کیوں ضروری ہے؟ پہلے تو اچھا ابھی کچھ مہینے پہلے جو سب سے پہلی ٹریننگ ہوئی ہے یوکرینین پائلٹس کی وہ امریکہ کے اندر ہوئی ہے اور امریکہ نے آفیشلی ان کو ٹریننگ دی ہے، لیکن جب سے یہ جہاز گرا ہے اور باقی معاملات تو اب انہوں نے پرائیویٹلی اس کو جو ہے وہ مینیج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو یوکرین از poised to receive more western military backing as both the United States and United Kingdom offering training to Ukrainian troops. مزید سپورٹ اور مزید سارے معاملات دیے جا رہے ہیں۔ Sputnik revealed that US defense contractor looking to hire military pilots as instructor for NATO's regional F-16 training headquarter in Romania. وہ ٹرینرز کو دیکھ رہا ہے، وہ امریکہ سے بھی ہو سکتے ہیں، برطانیہ سے بھی، فرانس سے بھی، یورپ سے بھی، جنوبی ایشیا سے بھی، مڈل ایسٹ سے، کہیں سے بھی جو ٹرینرز ہیں وہ پوری دنیا سے وہ دیکھ رہے ہیں۔ یوکرین which has received several US developed F-16 fighter jets is in urgent need of training pilots on the operations of the warplane. ارجنٹ ان کو چاہیے ٹرینرز اور ارجنٹ ان کو پائلٹس تیار چاہیے تاکہ وہ رشیا میں ڈیپ جا کر حملہ کر سکیں۔ یوکرینین پائلٹس would be trained in the same base in the Romania. اسی بیس میں یوکرینین پائلٹس کی ٹریننگ ہوگی۔ تو یہ جناب صورتحال ہے اور خطرناک صورتحال ہے۔ جب مڈل ایسٹ میں دیکھیں اسرائیل ہار چکا ہے لیکن جنگ روکنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو کہ اصل میں جارحیت ہے، جینوسائیڈ ہے۔ یوکرین میں دیکھیں بلا وجہ جنگ چھیڑی گئی، وہ ہار چکے ہیں لیکن اس کے باوجود جنگ روکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ رشیا پورے یوکرین کے اوپر قابض ہو جائے گا۔ اگر یہ اسلحہ جاتا رہا تو یہ جنگ کبھی بھی نہیں رکے گی۔ جنگ تو تب رکے گی نا جب اسلحہ کی سپلائی رکے گی۔ تو اگلے 6 مہینے یا مطلب 6 مہینے سے زیادہ کا وقت نہیں ہے، بلکہ آپ اس سے بھی 3 مہینے کریں۔ اگر US الیکشنز تک یہ معاملہ حل نہ ہوا، ٹھیک ہے، تو پیوٹن مزید اس کو اب افورڈ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ابھی دیکھیں وہ لانگ رینج بھی دے رہے ہیں، رشیا کے اندر سٹرائکس ہوں گی۔ تو اصل تو بات یہ ہے کہ نیٹو نے جب فیصلہ کر لیا کہ اس نے عالمی جنگ چھیڑنی ہے، باوجود اس کے کہ وہ یہ ہار چکا ہے اور باوجود اس کے کہ رشیا سب سے بڑا ایک نیوکلیر وار ہیڈ رکھنے والا ملک ہے، اس کے پاس بھی ہزاروں نیوکلیر بامز ہیں، وہ کس کے اوپر چلیں گے؟ لیکن وہ اس بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اور بس بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو خطرناک نتیجہ یہ نکلے گا۔ یہ تازہ ترین اس وقت تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ جو شین بیت کی رپورٹ تھی وہ اب چونکہ ٹائم بہت زیادہ ہے، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔